हाय एवरीवन, आई एम आरती के सरवानी। आज हम एग्जाम्पल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी एक एग्जाम्पल बचा था वो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8। कल हम आर्गूमेंट के बारे में पढ़े थे और पोलर फॉर्म के बारे में पढ़े थे, तो उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कराए हैं, कुछ थ्योरी पार्ट्स भी एक्सप्लेन किया है और एनसीईआरटी के भी कुछ एग्जाम्पल्स जो थे वो भी करा दे। उसमें से एक एग्जाम्पल बचा हुआ है जो कि हम आज कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 + i√3 इंटू पोलर फॉर्म। इसको कह रहा है कि पोलर फॉर्म भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म होने के लिए हमें ये क्या करना होगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, हमें पोलर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना होगा। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बन पाएगा जब हम इसका रेशनलाइज करेंगे तब। तो इसका हम रेशनलाइज करेंगे 1 + i√3 इंटू -i√3 अपॉन ये हो जाएगा -16 1 - i√3 अपॉन 1 3i²। वन + 3 4 4 जा 16 -4 i√3 -4 + 4√3i। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसको हम लेट कर ले रहे हैं z = -4 + 4√3i। ठीक, ये है। और हमारा ये पता है कि वी नो डैट, हमें ये पता है कि पोलर फॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है। ओके, ये हो जाएगा, रियल को रियल के साथ करेंगे -4, ये हो जाएगा cos θ = -4/r, ये हो जाएगा sin θ, इमेजनरी को इमेजनरी से ओके, रियल को रियल से कर दिए, इमेजनरी को इमेजनरी से कर दिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब r की वैल्यू निकालेंगे और r का मतलब होता है मॉडुलस। r का क्या मतलब होता है, मॉडुलस, है ना। तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 16 और इंटू 3, 16 3 जा 48। ये हो जाएगा 8, r की वैल्यू 8 आ गई। ठीक, अब इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, जिससे मेरा एंगल निकल आएगा। तो यहाँ आ जा रहा है cos θ = -4/8, 4 2 जा 8, तो cos θ = -1/2 और sin θ में कितना आ रहा है 8, 4 2 जा 8, तो √3/2। sin θ = √3/2, cos θ = -1/2, है ना। अब ये वैल्यू जो होती है 60 डिग्री की होती है, मतलब π/3 की होती है, लेकिन जो cos θ है = -1/2 ये भी 60 डिग्री की होती है, लेकिन मतलब 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे -1/2 है, बदल जाएगा ना एंगल, इसका एंगल कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, लेकिन हमें पोलर फॉर्म में तो एंगल सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए हम सबसे पहले आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट निकालने के बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक करेंगे वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा उसके हिसाब से हम उस क्वाड्रेंट की जो भी वैल्यू होती है उसे हम माइनस कर देते हैं। कल यही सिखाए थे आर्गुमेंट निकालने का तरीका।
ठीक। अच्छा, मैं इसको इधर रफ कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। आर्गुमेंट tan अल्फा इक्वल टू मॉड में y बाई एक्स, और y की वैल्यू है 4√3 माइनस 4, तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो √3 आ जाएगा प्लस में, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। लेकिन ये अभी ये आर्गुमेंट करेक्ट नहीं है, आया है सिर्फ ऐसे ही। लेकिन यहाँ देखो -4 + 4√3 है, x निगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहाँ देखो इधर वाले को x बोलते हैं, x निगेटिव है, y पॉजिटिव है। x निगेटिव y पॉजिटिव का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट निकालने का तरीका, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है π/3, हो जाएगा 2π/3। तो दोनों के लिए ये सेम है। हम ये रखेंगे तो भी मेरा √3/2 आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो भी मेरा -1/2 आएगा, तो सेम है ना। तो 2π/3 पर -1/2 भी आता है, 2π/3 पर √3/2 भी आता है। तो इसका मतलब यही वो एंगल है जिस पर 2π/3 पे दोनों एंगल सेम आ रहा है, यही वो एंगल है। यहाँ पे जाके पुट कर देंगे हम। z इक्वल टू r की वैल्यू 8 आया है, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ठीक है, ये आंसर है, ये क्या है, आंसर हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज है 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज है 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। कल ही ये दोनों बताए थे कि मॉडुलस कैसे निकलेगा और आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, उस पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, ओके, तो एक्सरसाइज है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट। z इक्वल टू ऑलरेडी दिया है -1 माइनस i √3। पहले हम मॉडुलस निकाल लें, टेकिंग मॉडुलस निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 4 2। ठीक है, ये क्या हो गया है, मॉडुलस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, आर्गुमेंट। -√3/-1। -60 डिग्री की होती है।
एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है ना, रियल पार्ट भी निगेटिव है, इमेजनरी पार्ट भी निगेटिव है। तो एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो अल्फा माइनस पाई होता है, ठीक है, अल्फा माइनस पाई होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा कि जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ लिखना होगा ये सब, जेड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, और अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3। ओके, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अच्छा इसमें पोलर फॉर्म नहीं निकालना, तो इसमें सिर्फ आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। माइनस जेड इक्वल टू माइनस √3 प्लस आई, फिर से इसका मॉडुलस निकालेंगे। आई का कोफिशिएंट 1, इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ये 2, अब आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट क्या होगा हमारा, 1 अपॉन माइनस √3, और अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 6 ना, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखना होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो किस में लाई कर रहा है, एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है आर्गुमेंट के लिए, पाई माइनस अल्फा, है ना, पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे जेड लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, जेड लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये है आपका आर्गुमेंट, ठीक है, ये आपका आर्गुमेंट कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें बोल रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द पोलर फॉर्म। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपको कन्वर्ट करना है कि वो पोलर फॉर्म में, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। कैसे करेंगे वो तरीका भी सीखे हैं हम लोग, देखते हैं कैसे करते हैं।
प्लस नंबर दिया है तो हम इसको z इक्वल टू 1 माइनस आई कर लेंगे। वी नो डैट ठीक, r sin थीटा इक्वल टू -1। ठीक, यहाँ पे हम मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1, r इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 + 1 r इक्वल टू √2। ठीक, तो यह cos थीटा 1/√2 दे जाएगा sin थीटा इक्वल टू -1/√2। अब यहाँ तो π/4 आएगा, क्या यहाँ -π/4 आएगा? तो इसमें क्या होगा, एंगल अलग अलग हो जाएगा, एक π/4 हो रहा है, एक -π/4 या फिर कुछ और है ना, किसी और एंगल पे आ रहा होगा, तो ये सही नहीं है। हमें एंगल सेम लाना है। अब वो किससे आएगा? आर्गुमेंट से। वो किससे आएगा? आर्गुमेंट से। tan अल्फा इक्वल टू y/x, y की वैल्यू है -1/1, बाहर निकालते हैं तो प्लस में आएगा, और अल्फा की वैल्यू π/4। किस क्वाड्रेंट में है ये? x पॉजिटिव y निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। यहाँ लिखेंगे z lies in the fourth quadrant, then theta equal to माइनस अल्फा। -π/4 -π/4। ठीक है, ये रख देंगे यहाँ पर √2 cos थीटा π/4 आ गया। अगर cos में -π/4 लेंगे तो भी तो क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल आएगा cos में -π/4, मैं यहाँ पर ले लूँ cos का वैल्यू, मतलब थीटा इक्वल टू -π/4 आया ना, तो चुपचाप से दोनों जगह वहीं पुट कर देना है। ठीक है, अलग अलग क्या, कॉमन पार्ट दोनों के लिए क्या आ रहा है? -π/4। अगर मैं यहाँ पे -π/4 रख भी देती हूँ तो cos -π/4 मतलब cos π/4 cos π/4 मेरे 1/√2, फर्क पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। ठीक है, ओके, जो यहाँ पे आर्गुमेंट निकालने के बाद जो थीटा आता है चुपचाप से यहाँ पुट कर देना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
-1 प्लस आई, फिर लिखेंगे r cos थीटा इक्वल टू माइनस आई, नहीं वो लिखेंगे ना जो पता है हमें, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लिखेंगे r cos थीटा इक्वल टू -1 cos थीटा इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा -1 1/r। ठीक, यहाँ से हम मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस मतलब r निकालते हैं, यहाँ पर भी वही आएगा √2, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ही है, तो वही सेम कैसे आ गया, ये भी बिल्कुल सेम ही है। cos -π/4 होता तो 1/√2 आता, लेकिन यहाँ पे -1/√2 है तो बदल गया, यहाँ केस क्या हो गया, बदल गया। तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट निकालेंगे तो पता चलेगा दोनों का एंगल तक सेम आ रहा है, किस एंगल पर। आप आर्गुमेंट नहीं भी निकालते तो अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि cos कहाँ पे निगेटिव आ रहा है, cos 180 माइनस थीटा पे π/4 होता है, 3π/4 आएगा इसका, 3π/4 पे cos 3π/4 की वैल्यू होती है -1/√2। cos साइन थीटा में भी वही होता है, क्या साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 3π/4 पे वैल्यू क्या आएगी, 1/√2 होगा। तो ये थोड़ा सा अपने से सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, आर्गुमेंट में चुपचाप से रखते जाएंगे, वैल्यू आती जाएगी, है ना, इतना सोचना नहीं पड़ता है। α इक्वल टू π/4 -x प्लस y, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा करेंगे, z lies in second quadrant, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, देखना 3π/4 आएगा, आ गया, पुट कर देंगे, √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। ठीक है, 3π/4 ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 5th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, -1 माइनस आई, z इक्वल टू -1 माइनस आई, तो फिर से वही z इक्वल टू r cos थीटा, फिर r cos थीटा इक्वल टू -1 cos थीटा इक्वल टू -1/r, r sin थीटा इक्वल टू -1 तो -1/r, और r की वैल्यू आ जाएगी √2, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू -1/√2 sin थीटा -1/√2। अब कहाँ पे साइन निगेटिव होता है, साइन के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि 180 माइनस थीटा पे तो कॉस निगेटिव होता है, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा पे साइन थीटा पॉजिटिव हो जाता है।
है ना। तो ये निगेटिव 180 प्लस थीटा पे आएगा, तो 5 पाई/4, तो यहाँ पर भी 5 पाई/4, तो दोनों का एंगल क्या है 5 पाई/4 पर। ये क्या हो रहा है, सेम एंगल बन रहा है। ठीक, फाइव पाई/4 भी पाई/4 होता है ना। हाँ, 5 पाई/4 और -पाई/4 भी ले सकते हैं, क्योंकि -पाई/4 पे ये तो माइनस ही है। ठीक, आओ आर्गुमेंट देखते हैं। tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -1/-1 +1 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू पाई/4। दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। Z lies in the third quadrant. The third quadrant. Theta is equal to alpha minus pi/4 minus this minus 3 पाई/4। ठीक है, ये मेरा एंगल आया। आर्गुमेंट्स निकालते हैं तो कभी भी गलत नहीं होगा, एकदम करेक्ट आएगा। आ गया, अब ये थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे, हो गया। Z इज इक्वल टू √2 cos माइनस 3 पाई/4 प्लस I sin माइनस 3 पाई/4। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट दिया है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो -3 दिया है। ठीक है, देखते हैं। तो हम यहाँ 6 देखेंगे, लेट Z इक्वल टू -3 प्लस 0i कर देंगे, है ना। we know that Z इक्वल टू R cos theta is equal to -3 cos theta is equal to -3/r r sin theta is equal to 0 sin theta is equal to 0/r, तो मतलब sin theta is equal to 0, है ना। अब 0 पे भाई 0 ही वैल्यू आएगी। r की वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है। r की वैल्यू तो 3 3 जा 9, तो r की वैल्यू सिर्फ 3 आएगी। कटेगा, ये 1 आ जाएगा, और ये -1 है, 1 नहीं है। तो देखते हैं आर्गुमेंट से। (0/-3) जो प्लस आएगा 0/3, और 0/3 को बोलते हैं इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन है, इन्फिनिटी। तो अल्फा इक्वल टू कितना पाई/2 पे इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन x निगेटिव है y पॉजिटिव है। x निगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे Z lies in the second quadrant।
और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है देन थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 2, ये है कितना 2 पाई। -1 आ रहा है, तो -1 किस पे आता है, ये पाई पे आता है। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos पाई की। और यहाँ पर sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। ओवरऑल पाई आना चाहिए इसका आंसर, मतलब एंगल, यस पाई आएगा। ओहो मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 0/3 तो 0 होता है ना कांस्टेंट, मतलब इंफिनिटी कहाँ होगा। तभी मैं सोचूं कि वैसे तो मेरा पाई आ रहा है ना। वैसे तो मैं देख रही थी कि cos पाई की वैल्यू -1, cos पाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन आर्गुमेंट में क्यों अलग आ रहा था, मैं वही चेक कर रही थी। 0/3 तो मतलब 0 होता है ना, 3/0 इंफिनिटी होता है, ये 0 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू पाई आ गया, है ना। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हो रहा है, तो आर्गुमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, आर्गुमेंट निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तो है ही नहीं, 0 है यहाँ पर, तो पूरा ये पूरा 0, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। हमें पता है कि थीटा की वैल्यू पाई आ रही है, और इसकी भी थीटा की वैल्यू पाई होती है, और दोनों का कॉमन क्या है, पाई ही आएगा। ठीक है, पाई ही आएगा। तो कभी कभी हम लोग को एंगल नोन रहते हैं, तो पता रहता है, तो आर्गुमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मतलब तुरंत हो जाता है। यहाँ पे देखो आर्गुमेंट निकाल रहे थे, वहां रख देते तो पूरा 0 हो जाता ना। तो वो 0 कब आता है, 0 डिग्री पे, है ना। मतलब वो 0 कब आता है, 0 डिग्री पे आता है, तो वहां पे मतलब tan पाई की वैल्यू भी 0 होती है, और वैसे भी 0 होती है, tan 0 मतलब 0, है ना। तो अल्फा इक्वल टू 0 था वहां पर। आर्गुमेंट में भी देखो क्या आ रहा है, आर्गुमेंट में भी अगर हम बताएं, मैंने रफ कर दिया, tan अल्फा इक्वल टू 0/-3, tan अल्फा इक्वल टू 0/3, ये 0 और अल्फा इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि 0 कितने डिग्री पे होती है, tan में 0 डिग्री पे होती है। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, y तो 0 ही है, फिर भी पॉजिटिव मानेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x निगेटिव y पॉजिटिव, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है 0, इसीलिए थीटा इक्वल टू कॉमन दोनों का क्या आ रहा है, दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। मैं वही सोची कि अगर मैं ऐसे कर रही तो मेरा आर्गुमेंट से आंसर क्यों नहीं बन रहा था, तो थोड़ा सिल्ली सा वो मेरा मिस्टेक हो गया था कि 0/3 में मैं कंफ्यूज हो गई थी, 0/3, 3/0, है ना। अभी सही है, ठीक। तो यहाँ पर बस हम पुट कर देंगे 3 cos पाई प्लस i sin पाई, ठीक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वो तो बहुत आसान है। एक लास्ट है 8।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। √3 प्लस आई है जेड के बराबर, और हमें पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो लिखेंगे आर कॉस थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा इक्वल टू √3 बाई आर साइन थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वल टू 1, जिसमें लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक है, 1 बाई आर ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आर की वैल्यू निकालती हूँ। √3 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 4, ये 2। ठीक, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं। यहाँ तो एंगल सेम आएगा ना, बिना आर्गुमेंट के निकाले। 60 डिग्री की वैल्यू होती है, नहीं 30 डिग्री की होती है। कॉस में √3/2, साइन में भी 30 डिग्री की होती है 1/2। यहाँ तो डायरेक्ट निकल गया π/6 मतलब 30 डिग्री। तो मेरा पोलर फॉर्म आ गया cos π/6 प्लस आई साइन π/6। ठीक, कितना इजी था यहाँ। अब एंगल अगर हमें ऐसे वाले मिल जाए नोन वाले, हाँ ये तो मुझे दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। अगर मतलब जो सिंपल एंगल दिया रहेगा तो इजीली हो जाएगा, किसी में प्लस करके किसी में कुछ करके। एंगल तो सबको याद रहता है, माइनस वाला भी, पर हमें दोनों का एंगल कॉमन निकालना रहता है, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि आर्गुमेंट अगर निकालते हैं तो दोनों का एंगल वो कॉमन ले आता है, तो इतना सोचने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ये 0 है, ये कौन दिया हुआ है, ये 0 है और 0 ही रहेगा। 1, ये 1/r हो जाएगा, है ना। और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर तो 0, यहाँ पर 1। अब यहाँ पे देखो cos π/2 की वैल्यू 0 दी है और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो दोनों का एंगल कितना आ रहा है, ये π/2 आ रहा है। इसका मतलब ये 1 cos π/2 प्लस आई साइन π/2। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, है ना। तो ये सारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में था, जो हम पहले ही बता चुके हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना सारा मैंने टॉपिक बताया है, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, मीन्स हार्ड प्रैक्टिस करिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाइए एनसीईआरटी के अलावा भी। और अब कौन सा टॉपिक बचा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है जो आप लोग 10th में पढ़े हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।